नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। शाम को 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। आज हम बिग डिबेट में उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने कि मध्य प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में इस समय एक शोहरत बिखेर रखी है, चर्चा कर रखी है। मुद्दा ये है कि एडीआर जो तमाम सांसदों विधायकों के मुद्दे पे तमाम सर्वे करता है, उसने एक सर्वे किया, नई रिपोर्ट तैयार की एडीआर ने। उसमें मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों के लगभग 4000 माननीयों पर चर्चा हुई है। उसमें पाया गया कि कितने लोग दागी हैं, कितने लोग करोड़पति। हम बात करेंगे दागी पे मुद्दे पर। मध्य प्रदेश के लगभग 21%, 21% विधायक दागी, जिन पर केस दर्ज हैं, जिन पर प्रकरण चल रहे हैं। इनमें बहुत सारे प्रकरण तो ऐसे हैं जो हत्या और हत्या के प्रयास तक के प्रकरण हैं। छोटे मुद्दे प्रकरण तो कई लोगों में दर्ज हैं। 294 लगभग 230 विधायकों में से लगभग 94, और दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों के तमाम लोगों पर तमाम तरह के आरोप हैं, दाग हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या राजनीति की शुचिता इसी बात पर निर्भर है कि हमारे ऊपर केस दर्ज हो, क्रिमिनल केस दर्ज हो, थानों में एफआईआर हो, हत्या के मामले दर्ज हो। धरना प्रदर्शन के समय होने वाले प्रकरण अलग विषय होता है, लेकिन अगर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज होते हैं तो चिंता का विषय हो जाता है। ये लोकतंत्र की आस्था, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं माना सकता। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ होंगे। लेकिन चर्चा शुरू कर उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे साथी अतुल की। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव होने हैं। एक बार फिर माननीयों के चरित्र पर सवाल खड़े। विरुद्ध मामलों के किसी के ऊपर दोष सिद्ध हो चुके हैं, वो दोषी सिद्ध हो चुका है, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक मैदान में नहीं होना चाहिए। ये हमारा भी मत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ देखा गया है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो पहले और अब ब्रजभूषण शरण सिंह हो, 4 सीटेड लोगों को के भी साथ खड़े होने का काम किया, तो ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडीआर ने सिर्फ दागी विधायकों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है, बल्कि कई अन्य श्रेणियों में भी विधायकों का विश्लेषण किया गया है। लेकिन माननीयों के जनसेवा से सीधे जुड़ाव के चलते दागी वाला मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित होता है। लोकतंत्र के इन प्रहरियों को इस बात का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि वे अपनी छवि को धूमिल होने से बचाएंगे, तो पूरा सिस्टम जिसकी छवि ठीक बनेगी, तभी जनता पूरी शिद्दत के साथ सम्मान कर पाएगी। अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो निश्चित रूप से एक बात साफ है कि माननीयों पर जब दाग लग जाते हैं तो एक सवाल उठना खड़ा हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता उन्हें चुनती है, वो ये मान के चलती है सब कुछ ठीक हो, अच्छी छवि वाले लोग हों। इन सारे मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे। गुलरेज शेख साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े युवा प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता, और कांग्रेस के तरफ से आज फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस पैनल में शामिल होंगे। कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में शामिल, बड़े शिद्दत के साथ अपनी बात रखते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति पर जब बात करनी हो किसी भी तरह की, तो एक बड़ा अच्छा नाम आता है हमारे साथी आशीष दुबे जी का। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करने के पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों को लेकर के ऐसी रिपोर्ट जब आती हैं चुनाव के ठीक पहले, तो तमाम समस्याएं खड़ी होती हैं। जनता के सामने सोचने का मुद्दा बन जाता है कि आखिर जिन्हें वो चुना जा रहा है, पार्टियों के सामने दावे किए जाते हैं, पार्टियां खुद दावे करती हैं कि आखिर किसे चुनना है और किसको पार्टी टिकट देनी है। पार्टियां जब टिकट संभाल कर देंगी, पार्टियां टिकट के पहले अगर सब कुछ ठीक कर लेंगी तो शायद बेहतर हो जाएगा। तीनों मेहमान मेरे साथ, मेरे तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशीष भाई आपके पास आऊँगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एडीआर की रिपोर्ट जिस तरह से कह रही है मध्य प्रदेश में 94
विधायकों पर केस दर्ज हैं और आपने खुद इस रिपोर्ट में देखा हम लोगों ने कि हत्या के प्रयास, इन रिपोर्ट्स के आधार पर ये जो केस दर्ज हैं, क्या लगता नहीं आशीष भाई कि लोकतंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए पार्टियों को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम टिकट ना दे? आशीष जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सबसे पहली नैतिक जवाबदारी, जिम्मेदारी जो है ये पार्टी की है। पार्टी को चाहिए कि वो इस तरह की चीजों से, इस तरह की प्रैक्टिस से बहुत बचने की कोशिश करे। लेकिन अब समस्या ये है कि एक जो इसमें मुद्दा आता है वो ये आता है कि जो इस तरह की छवि के लोग होते हैं तो चुनाव भी जीतते हैं। तो सवाल ये है कि जनता से उनको स्वीकार्यता मिल जाती है। तो ये एक बड़ा अजीब विरोधाभास है। जैसे चुनाव आयोग कई तरह के प्रयोग करता है, कई तरह की नियम कानून बनाता है। राजनीतिक पार्टियां यदि अपनी तरफ से ऐसे लोगों को टिकट ना दें तो राजनीतिक पार्टियों के पास भी जीतने वालों का हो सकता है टोटा हो जाए। लेकिन कई बार अक्सर ये होता है कि जो दागी छवि के लोग होते हैं वो किन हालातों में चुनाव जीतते हैं ये एक अलग बात है। लेकिन अधिकतर लोग चुनाव जीत जाते हैं। कई बाहुबली होते हैं, कई कुछ और तरीके के आरोपी होते हैं। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसा लगता है इसमें जनता को भी बहुत, मुझे लगता है सेलेक्टिव होना चाहिए। जनता को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह की छवि के लोगों को उनके क्षेत्र से वो कैसे जीत जाते हैं, कौन जिता देता है, या अनायास ही वो उनसे प्रभावित होकर जनता इस तरह का कोई निर्णय लेती है। तो ये दो तरफा मुझे लगता है दोनों आशीष भाई, दोनों पार्टियों के दिग्गज हमारे साथ पैनल में शामिल है। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, बड़े जो बौद्धिक बात करते हैं, बड़ी सहजता के साथ, सोच समझ के साथ। फिरोज भाई, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह के केस दर्ज मिल रहे हैं, निश्चित रूप से अब आप बोल सकते हैं कि साहब हम तो टिकट उन लोगों को देते हैं, जनता को दें, लेकिन सवाल उठता है कि टिकट देते समय कम से कम थोड़ी सी लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता को बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी तो आप लोगों पे भी है। देखिए, बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां जी, कई सारे लोगों के खिलाफ जो है झूठे प्रकरण सामने आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की छवि धूमिल करने के लिए प्रकरण लगवा दिए जाते हैं। बहुत सारे इसमें हथकंडे अपनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर पुलिस ने मुझे एफआईआर में नाम लिख लिया तो इसका मतलब मैं आरोपी हो सकता हूँ। मुझे अपराधी करार देने की, अपराधी बनाने की घोषणा जो है वो अदालत करती है। तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उस ट्रिब्यूनल में फैसले होते हैं। और आप देखिए कि मैं प्रशंसा करता हूं राहुल गांधी जी की, कि राहुल गांधी जी का बहुत मजाक उड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्होंने एक अध्यादेश को फाड़ दिया। आज अगर वो अध्यादेश उस दिन पारित हो जाता संसद से, तो आज अगर वो बिल पारित हो जाता तो अच्छे जो अपराधी लोग हैं, जो जिनको 2 साल से ज्यादा जघन्य अपराधों में सजा मिली है, वो भी आज संसद में बैठे होते। लेकिन वो राहुल गांधी जी ने उस काम को किया, तो आज कम से कम जो भी सजा याफ्ता लोग हैं, वो जिनको 2 साल से ज्यादा सजा हुई है, वो लोग कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। उनको अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, उनको वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं। बहुत सारे इसमें अदालतों की भी गलती है कि अदालतें जो हैं जिनको 2 साल से अधिक सजा है, जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ भी एक मामला है जो अदालत ने उनकी सजा पे ही रोक लगा दी। अब सजा पे रोक लगा दी तो अब ठीक है, अब अपराधी तो करार दिए गए ट्रिब्यूनल से, लेकिन अब उनकी सजा पे रोक लगा दी गई है, इसलिए वो अभी माननीय बने हुए हैं। ये जो इतनी सारी चीजें जो हैं, लेकिन भारत के हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं या इनकी छवि एक गुंडे की है, उनको टिकट ना दिए जाए। ऐसे ही हम प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जनता में है, राजनीति में, चुनाव में बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात के प्रयास किया बनाने की कोशिश की, जिसको जो सजा, जो अपराधी घोषित हो जाए और 2 साल से ज्यादा की सजा जिसको हो जाए, उसको उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तो वो आज होती है। कहीं तो शुरुआत हुई है, राहुल गांधी जी की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं गुलरेज शेख साहब के पास, गुलरेज भाई, कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने तो शुचिता को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, थोड़ा सा कदम आपको भी उठाना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस दिशा में कहीं विचार कर रही है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये बात सच है कि एफआईआर होने से कोई व्यक्ति भी क्रिमिनल नहीं बन जाता,
क्रिमिनल जब होता है जब उस पर प्रूव हो जाए या कोर्ट उसको सेंटेंस देते हैं। जैसे श्रीमंत राहुल गांधी जी को गुजरात की हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, तो फिर वो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द होती है, जो कि राहुल बाबा की हुई है। लेकिन कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस भी लगते हैं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं है। तो सब चीजों के बीच में आपको समन्वय बनाना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा चाहिए कि जल्दी से जल्दी निराकरण हो। MP MLA कोर्ट्स जो होती है जल्दी से जल्दी इनका निराकरण करे। लेकिन कई समस्याएं हैं, देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अदालत से डरता हूं, बड़ी खुल के बात जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी हम सभी सम्मान करते हैं। कई बार ये होता है कि पहले भी जब भी केंद्र सरकार जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कोर्ट ही रोक देती है। तो इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखना होगा। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने ये जो बात कही, मैं मानता हूं कि FIR होने से या किसी चीज में नामजद होने से, किसी पर इल्जाम लगने से कोई आदमी इल्जाम याफ्ता नहीं हो जाता, वो क्रिमिनल नहीं बनता। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण राहुल गांधी का एक चीज का है, जो वो मोदी के नाम पे किया, वो तो उन्होंने पाप किया था और वो इल्जाम सिद्ध भी हो गया। लेकिन एक केस लगा था, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला उसके बारे में, सुकन्या देवी का केस उत्तर प्रदेश में लगा था। वो समाजवादी विधायक ने ही उस चीज को आगे लेके गए थे, बीजेपी भी नहीं ले गई थी, जिसमें ये इल्जाम था राहुल गांधी पर कि उन्होंने गैंग रेप किया सुकन्या देवी के साथ। अब सुकन्या देवी कौन? एक कांग्रेस के नेता की पुत्री। लेकिन जब उनको क्लीन चिट मिल गई न्यायालय से, तो फिर हमने कभी कुछ नहीं कहा, उस बीच में भी हमने नहीं कहा था, क्योंकि वो सब जुडिशियल था। लेकिन इल्जाम राहुल गांधी पर लगा था, रेप का क्या नहीं लगा था? नहीं, वो अलग विषय हो जाता है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा कि हम लोग जो बात आशीष भाई, मैं आपसे पास आऊँगा कि एक बड़ा सिंपल सा बात हो जाती है कि जब तक कोर्ट सजा नहीं देती है, कई बार हम लोग मैदान में रहते हैं, चाहे वो फिरोज सिद्दीकी साहब हो, चाहे गुलरेज शेख साहब हो, या हम और आप हो, मैदान में जब देखते हैं तो साफ दिखता है कि इसकी क्या छवि है। उसके बाद भी पार्टियां टिकट देती हैं, ऐसी क्या मजबूरी होती है आशीष जी? दो मजबूरी होती है, एक तो उन्हें लगता है कि ये आदमी जीत जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जब इस तरह की छवि के लोग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो धनपति भी होते हैं, उनके पास काफी सोर्सेस होते हैं, उनके पास काफी व्यवस्थाएं होती हैं, तो पार्टी उनसे भी अपने अन्य दीगर कामों में, चुनावी कामों में सहयोग भी लेती है। तो बाहुबल और धनबल एक संयोग है कि एक साथ आता है। तो इसलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि वो ऐसे लोगों को तमाम आलोचनाओं के बाद भी कोई तर्क और कोई उनके पक्ष में कोई ऐसी दलील रख करके उनको टिकट देते हैं। और सबसे बड़ी जो बात मैं कहता हूं कि अक्सर ऐसे लोगों को जनता जिताती है, कि चुनाव जनता करती है जी। तो अगर जनता स्ट्रिक्टली, मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को खारिज करना शुरू कर दे, 2 बार 4 बार जब लोग पढ़े, ऐसे लोग हारेंगे। हालांकि हारे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश जीत जाते हैं। तो जब ऐसे दागी लोग जब हारना शुरू होंगे तो राजनीतिक पार्टियां खुद भी बचने लगेंगी अपनी फजीहत से। तो ये एक ऐसा मामला है कि जो 2-3 तरफ से बैलेंस की मांग करता है। तो चुनाव में जो जिस तरह के चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह की ताकत की जरूरत पड़ती है, वो ताकत ऐसे दागी लोगों के पास से भी आती है। लेकिन मैं ये बात भी मानता हूं कि अधिकांश कुछ मामले ऐसे भी हो जाते हैं कि जो आरोप सिद्ध नहीं होते, वो आरोप दर्ज भर होते हैं, उसके बाद फिर वो बरी भी हो जाते हैं कई बार लोग। तो आरोप सिद्ध होना, आरोपी मतलब उसकी पहचान नहीं कि अपराधी हो गया, ये बात, ये दलील दोनों पार्टियों की सही है। लेकिन इसके बाद भी ये हम देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियां होती हैं और कैसे आरोप लगते हैं और कैसे लोग बरी भी होते हैं। तो कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी पहली जो एक शर्त होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि राजनीतिक दल अपने बीच में सहमति पैदा करें आपस में, या जो भी, ऐसा हालांकि संभव नहीं लगता, लेकिन वो ऐसा करें और इस तरह के अपराधी छवि वाले लोगों से बचने की कोशिश करें। आसिफ भाई, वही मुद्दा मेरे मन में आ रहा था कि स्वाभाविक रूप से कोर्ट जब तक फैसला नहीं करेगी तब तक किसी को आप दोषी नहीं कह सकते। लेकिन ये उनको तय है कि हम जब छवि की बात करते हैं तो छवि अपने आप दिख जाती है कि दागदार कौन है, उसके बाद भी हम टिकट देते हैं। अगर फिरोज भाई, वो मुद्दा आता है कि हम जिस समाज में हमें साफ दिखता है छवि किसकी कैसी है, उसके बाद भी जैसा आशीष जी कह रहे हैं जनता उनको जिताती भी है, क्योंकि वो धनबल और बाहुबल दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। थोड़ा सा इस तरफ एक मार्गदर्शन हम आपका चाहेंगे, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये छवि तो दिखती है साफ साफ।
देखिए, मुझे तो पहली चीज इनकी आपत्ति है कि इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगाया वो निराधार है। उनके खिलाफ कभी कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई, ना ही कहीं भी उनके खिलाफ कोई ऐसा रेप का केस चला है। नंबर 2 बात, जहां तक सवाल है कि कुछ पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी है, प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर आरोप है आतंकवादी गतिविधियों का, उसको वो सांसद बना के ले आई। और एक हमारा अच्छा खासा जो स्वच्छ छवि के सांसद थे, उनको हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये है कि जो आदमी तड़ी पार रहा है, जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सोचने का है। हम तो फिर भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, और आज जो वो बिल फाड़ा था राहुल गांधी जी ने, वही बिल आज उनके ही गले की हड्डी बन गया कि अगर वो उस दिन बिल पास हो गया होता तो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं गई होती। बिल्कुल इतना त्याग और बलिदान करने की भी स्थिति होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूं ना कि इस मामले में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों को इस मामले में कदम उठाना चाहिए। बता दें गुलरेज भाई की 10 साल में मोदी सरकार ने ऐसे कौन सा कदम उठाया है? बल्कि हाँ, ये और किया है कि आरोपियों को, जो सजा याफ्ता लोग थे, उनको जेल से छुड़वा के और चुनाव के समय में धकेल दिया। ये ऐसे बहुत सारे बिल्किस बानो के मामले में किया, और तमाम काम मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये इस पर और कड़ा काम होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हम लोगों के ऊपर कई सारे क्रिमिनल ऑफेंस लगा दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग जो सजा याफ्ता लोग जो जिनके ऊपर आरोप हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। हाँ, यदि किसी की गुंडे की छवि है, अपराधी की छवि है, या किसी की दबंग की छवि है, ऐसे लोगों को टिकट देने से पार्टियों को परहेज करना चाहिए। गुलरेज शेख साहब, एक बड़ा मुद्दा आया है कि आपकी पार्टी की सरकार है और आप तमाम आपके दावे, आपके प्रधानमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जी, मतलब कश्मीर में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था, आपने धारा 370 हटा दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो एक छवि है, लोकतंत्र की छवि जहां धूमिल हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश आप लोग क्यों नहीं करें? जैसा कि फिरोज साहब और ने भी वो सवाल उठाया कि आपके पास सत्ता है, आप सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, अगर दावा कर रहे हैं तो एक दिशा में कदम उठाइए ना, थोड़ा सा इसको भी बेहतर कर सको। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, न्यायालयों का मामला है, लेकिन सरकार बनी थी 2014 में, और मैं गलत नहीं हूं तो 2015 के शुरुआत में ही हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू करे थे। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने हमको अनुमति नहीं दी, सर्वोच्च न्यायालय ने। वो अभी हमने देखा था कि जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, उस समय भी किस प्रकार की सारी चीजें हो रही थी। तो इससे ज्यादा मुझसे नहीं पूछिए तो बेहतर है। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के मित्रगण जो बोल रहे थे और बिल्कुल तैश में आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही गांधी परिवार का हम नाम लेते हैं तो फिर ये पूरी छतरी लगा देते हैं। मैंने नहीं कहा कि राहुल गांधी ने गैंग रेप किया, लेकिन ये बात भी आप गलत बोल रहे हैं। उनका कहना है कि कोई चीज इन्होंने भी कहा ऐसी कोई चीज कोर्ट में गई नहीं। और लेकिन जब कोर्ट का निर्णय आया था तो जनार्दन द्विवेदी, जो उस समय इनके राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने कहा था कि द्विवेदी ने ये कहा था, he said the apex court found that the petitioner has abused the process of court। तो जनार्दन द्विवेदी का बाकायदा इसके ऊपर वक्तव्य आया था। तो वो जो सुकन्या देवी का मामला है ना भाई साहब, वो सही में हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि रेप हुआ था, लेकिन वो मामला हुआ था। आप ये झुटलाए मत इस बात को। सर, वो मुद्दा गुलरेज भाई, वो जो फिरोज सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा अच्छा बताया कि जिसकी, चलिए कोर्ट अगर जब तक तय करेगा तब तो आप दोषी, लेकिन उनका कहना है कि मैं कहता हूँ मैं दो बातें वो जोड़ लेते। अभी जब आपका पैकेज में शुरुआत में देख रहा था टीवी पर, तो आपने नाम बताए थे कि किन किन के ऊपर गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं। उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने बीजेपी के हैं, कितने कांग्रेस के हैं, समझ में आ जाएगा। कमल पटेल भी है साहब, बहुत है प्रज्ञा ठाकुर, कमल पटेल जी का तो मैं आपको बोल रहा हूँ, कमल पटेल जी से बड़े संबंध है। किस प्रकार से पॉलिटिकली उनको फंसाया गया, उनके बच्चों पे इल्जाम लगाए गए, ये मुझसे कैसे सजाया गया भैया। सुनील जोशी के हत्याकांड में से शिवराज सिंह ने गिरफ्तार किया था, हमने किया था क्या? की बात कर रहे हो, सुनील जोशी को पता कोर्ट की तरफ से ही आ गई ये चीजें, कुछ भी नहीं है। गिरफ्तार तो आप ही की पार्टी ने किया था। सर मैं गुलरेज भाई, वो जो मुद्दा उठा था,
नहीं, आपने अभी कमल पटेल जी का नाम लिया ना, तो मैं बोल रहा हूँ कमल पटेल जी को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, परिवार को जानता हूँ, और उस समय क्या हो रहा था मुझे सब पता है। सर नहीं, मैं आप जो बात कर उस लिस्ट की, आप जब उस लिस्ट की, उनके और इसलिए कहा कि बहुत सारी राजनीतिक जीवन में मैं आपको एक उदाहरण अपने आप से देता हूँ। देखिए, सौभाग्यवश ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मेरे ऊपर आज तक कोई चालन तक नहीं गुलेज भाई मुद्दा वो एक जो आशीष ने कहा और फिरोज भाई भी कह रहे थे गुलेज जी कि एक अलग टाइप की छवि दिखती है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, अगर दबंग हैं, तो अगर उनकी छवि दिखती है तो आपकी पार्टी की, वो तो बड़ी उससे कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पे पूरा ख्याल रखेगी, रखती है, लेकिन क्या बीजेपी ख्याल नहीं रख सकती कि जो दबंग हैं, गुंडे टाइप की छवि जिनकी है उनको टिकट ना दे? अधिकांश नाम पड़े जी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें 2:4 का रेशो था। अगर 2 भाजपा के थे तो 4 या 4 से ज्यादा कांग्रेस के नाम थे। आप चाहे तो आप अभी चला दें वापस से उसी हेडर को जी, तो समझ में आता है कौन सुचिता को ध्यान देता है और कौन नहीं देता। वैसे भी कांग्रेस इज नोन एज अ गुंडा पार्टी। मैं आशीष दुबे जी के पास ऐसा आरोप, आशीष भाई बड़ा सिंपल सा मुद्दा था कि जब इस तरह की बातें आती हैं, जब जुडिशियल रिफॉर्म का मुद्दा होता है तो कोर्ट में फंस जाता है। फिर जब एक पॉलिटिकल मानते दोनों पार्टियां कि गुंडा टाइप के, दमदार टाइप के, रंगदार टाइप के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, फिरोज भाई भी कह रहे हैं, गुलरेज भी कह रहे हैं, उसके बाद भी टिकट दे दिए जाते हैं, ये मजबूरी फंस जाती है, इसको कैसे ठीक किया जाए आशीष भाई? देखिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जहां भी जो पार्टी सत्ता में है उन्हें ये उदाहरण पेश करना चाहिए, तो नेचुरली दूसरे दलों पर भी इसका दबाव पड़ेगा, और जो लोग ऐसे, जो दल ऐसे लोगों छवि से परहेज करेगा उसके नंबर हो सकता है बढ़ जाए, जनता में साफ सुथरे हो जाए। लेकिन होता यह कि सत्ताधारी पार्टी अपने ही दागी व्यक्ति को जो सत्ता में आने के बाद इसलिए बचाती है ताकि उनकी पूरी एक दल की छवि पर डेंट ना लगे। तो अभी कई बार इस तरह के प्रकरण हुए हैं कि मंत्रियों को सीधे आरोप लगे और उन्हें बचाया गया, इसलिए भी ये प्रवृत्ति बढ़ती चली है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये मुद्दा बिल्कुल तय है कि कई बार दोनों पार्टियां या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पार्टियां हिंदुस्तान में हैं, वो उस व्यक्ति को इसलिए बचाने की कोशिश करती हैं कि उस पर डेंट, पार्टी की छवि पर डेंट ना लग जाए। इससे जब बचने की कोशिश की जाएगी तो मेरे ख्याल से और बेहतर परिणाम और बेहतर टिकट हो पाएंगे। फिरोज भाई, बड़ी शॉर्ट में आखिरी बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर चुनाव है विधानसभा का, क्या इस बार एडीआर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले होंगे आपके पास? फिरोज भाई, हम तो प्रयास, जिन लोगों की गुंडाई की छवि है या जिनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं लगने, वाकई में उन्होंने अपराध किए, मतलब वाकई में उनकी ऐसी छवि, ऐसे लोगों से हम परहेज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, विश्वास दिलाते हैं इस बात को हम ऐसे लोगों। लेकिन जिनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस लगे और वो एक नेता है, ठीक है, और ये जो गुलरेज भाई ने राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया था, तो मैं कह रहा हूँ अब इनकी बात तो गोलमोल हो गई, तो अब ये क्षमा मांग लेंगे तो बेहतर होगा। जी, मैं गुलरेज भाई वो बड़े उससे कह रहे हैं फिरोज जी की कांग्रेस 2000 का जो चुनाव होने वाला 23 का, उसमें कोशिश पूरी शिद्दत से करेगी कि ऐसे लोगों को क्षमा के, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने रख रहा हूँ। चलिए, मैं एक कमिटमेंट की बात, गुलरेज भाई, वो कमिटमेंट की बात हो रही है। कौन से थाने में हुई थी भाई साहब? जहां तक बात है ना, इंडिया टुडे, वो तो आपके पास बहुत सारे मीडिया है, उसकी नीयत को भी देखती है। अगर किसी नेता को फिजूल में गलत फंसाया गया है तो डेफिनेटली पार्टी उसके साथ खड़ी है, लेकिन अगर कोई नेता गुंडा प्रवृत्ति का है तो पार्टी बिल्कुल टिकट काटने में 2 सेकंड नहीं लगाएगी। जी, आशीष भाई, आखिरी टिप्पणी आपसे करूंगा, बिल्कुल समय खत्म हो रहा है, कि उनका दोनों पार्टियों का कहना है कि हम पूरी कोशिश इस बार करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट ना मिला जाए। क्या हम उम्मीद मान के चले कि मध्य प्रदेश में 2023 का जो चुनाव होगा उसमें बहुत सारी स्वच्छ छवि, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता वाली बात दिखाई पड़ेगी? आशीष जी, आपका अनुभव? नहीं, देखिए, मुझे राजनीतिक जो मजबूरियां हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परहेज हो पाएगा। इक्का दुक्का कोई उदाहरण ऐसे बन सकते हैं जहां पर राजनीतिक दलों को बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी कि हम इसको टिकट देंगे तो फंस जाएंगे नैतिक रूप से, वहां पर ही ये टिकट कट सकते हैं। अदरवाइज अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सुधार होगा जब तक जनता सीधे तौर पर इन्हें खारिज ना करे। निश्चित रूप से तीनों मेहमानों का यह मानना है कि एक जो एडीआर की रिपोर्ट, जिसमें कि बार बार कहा गया है कि इस तरह की छवि वालों को, लोगों को टिकट देने से गलतियां होती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे दाग लगता है। उस आशीष दुबे जी जो कह रहे हैं कि उनकी मजबूरियां होती है, कांग्रेस, बीजेपी या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी, सबकी मजबूरियां होती हैं। इन मजबूरियों से हट के थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे, जैसा गुलरे वो फिरोज भाई कह रहे थे कि अगर वो अध्यादेश उस समय राहुल गांधी ने फाड़ा होता तो आज उनकी सदस्यता पर, ऐसे तमाम मामले उठना चाहिए। ऐसे जुडिशरी रिफॉर्म की बात भी जो कर रहे थे गुलरेज जी, जुडिशरी रिफॉर्म भी होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हम सब सहमत हैं, पर यह सब बेहतर तब हो पाएगा जब हम सब मिल करके, मैं हूँ या आशीष जी हों या गुलरेज भाई हों या कांग्रेस के फिरोज भाई हों, सब लोग मिलकर जब करेंगे तो मुझे लग रहा है,
मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ बेहतर परिणाम सब मिलकर दे पाएंगे। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, लेकिन देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।